अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ रूरल लाइफ एंड सोसाइटी वाले चैप्टर के बारे में। तो मैंने आपको इसमें बताया था, इन द ओल्डन डेज इन इंडिया लैंड वॉज हेल्ड फॉर लाइफ। फार्मर्स कल्टिवेटेड अ पीस ऑफ लैंड फॉर जनरेशंस। मतलब बच्चों, जो फार्मर्स के पास लैंड हुआ करता था वो एक तरीके से क्या था, एक तरीके से वो उनकी लाइफ लाइन था। वहीं से वो सारी अपनी क्या थी, बेसिक नीड्स पूरा करते थे। और वो जो लैंड था बच्चों फार्मर्स का, वो क्या था, वो जनरेशन्स थे उन लोगों के पास था। मतलब पहले उनके फादर फोर फादर वहाँ पर काम किया करते थे और वो उनको जनरेशन से क्या था, मिला हुआ था। ठीक है। एंड एक तरीके से वो उनकी फैमिली की बिलोंगिंग थी। एंड नो बडी कुड एविक्ट देम। और कोई उनको उनके लैंड से बाहर नहीं निकाल सकता था जब तक कि वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं। और अपना टैक्स वो कैसे पे करते थे कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट एज अ टैक्स वो अपने रूलर को दे देते थे। एंड वही क्या था, वही उनका रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू देने का। लेटर ऑन क्या हुआ बच्चों, लेटर ऑन क्या हुआ कि जब शेर शाह सूरी जो थे उनका जो रूल स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम क्या किया, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स को रिटन फॉर्म में रखवाया। और लैंड रिकॉर्ड्स उन्होंने ओनरशिप के लिए क्या किया, पट्टाज इशू कर दिए। तो पट्टाज क्या थे, एक तरीके के ओनरशिप रिकॉर्ड थे। एंड वो फर्स्ट टाइम शेर शाह सूरी ने इंडिया में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ओके बच्चों, जो रेवेन्यू था वो डिपेंड करता था लैंड की फर्टिलिटी पे। अगर फर्टिलिटी अच्छी है सॉइल की तो किसी को क्या है, ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था। और अगर फर्टिलिटी कम है तो उस हिसाब से रेवेन्यू क्या था, कम देना पड़ता था। ओके, इन द टाइम ऑफ ड्रॉट और फेमाइन। और अगर क्या है बच्चों, सूखा पड़ गया है, फेमाइन आ गया है, तो उस टाइम पर क्या है, बहुत कम रेवेन्यू देना है। या फिर कभी कभी रेवेन्यू आपको देना ही नहीं है कि चलो ठीक है, ड्रॉट आया है, फेमाइन आया है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। तो उस टाइम पर क्या है, उस टाइम पर आपको रेवेन्यू देना ही नहीं है। ओके, बाकी जो मनसबदारी सिस्टम था इंट्रोड्यूस बाय द किंग अकबर, वो सब आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हो, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश। तो अगर हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अंडर द ब्रिटिशर्स की बात करें, तो बच्चों ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसको पूरी तरीके से चेंज किया था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया बच्चों, ब्रिटिशर्स ये करते थे कि पहले जो हमारे फार्मर्स थे वो क्या था, एक पार्ट जो था वो पे करते थे, जो भी वो लोग प्रोड्यूस करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पर एज अ रेवेन्यू क्या मांगा, कैश मांगा। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स किस चीज़ के लिए में इंटरेस्टेड थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे एज अ लैंड रेवेन्यू उनको क्या मिले, जो भी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग वो सेल करके और जो कैश हो वो ब्रिटिशर्स ले लें। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था फिक्स अमाउंट इन कैश। तो ब्रिटिशर्स का ये तरीका था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। यहाँ से क्या हुआ बच्चों, यहाँ से सारी चीज़ें चेंज हुई। और टू पे द अमाउंट, फार्मर्स ने क्या किया बच्चों, कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू किया। कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, पॉपी, इंडिगो, ओके, जूट एटसेट्रा। अब बच्चों हुआ क्या, जब हमारे फार्मर्स ने कैश क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, तो ट्रेडिशनली जो वो लोग फूड क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, मिलेट्स, मेज़, बाजरा, वो सब उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। तो इससे जो स्टेपल डाइट थी इंडियन पीपल की वो भी चेंज हुई। और फूड क्रॉप्स में उन्होंने बच्चों वीट और राइस को ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि वीट एंड राइस जो थे इजीली सेल आउट हो जाते थे। तो अब उनको क्या करना है, अब उनको मार्केट में अपने जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेचना है। और फिर उसमें से कैश क्या है, एज अ रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को देना है। तो बच्चों, जहाँ पहले इंडिया के सारे विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, उनको अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी की। अब जो हमारे विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे, क्योंकि अब फूड क्रॉप्स बहुत कम वो लोग ग्रो कर रहे थे। सारी जो भी वो प्रोडक्शन थे उसको वो बेचते थे, फिर वहाँ से जो उनको पैसे मिलते थे उससे वो लोग रेवेन्यू देते थे। ओके, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या था बच्चों, सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई। ओके, उसके बाद क्या था बच्चों, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ सिस्टम थे जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। तो बच्चों वो सिस्टम कौन से थे, वो सिस्टम थे परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। और ये सारी चीज़ें बच्चों क्या हैं, हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है बच्चों ज़मींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ओके, तो बच्चों ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कब, 1793।
अब बच्चों इस परमानेंट सेटलमेंट में है क्या, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस में, इसमें ज़मींदार आ गए। और ये जो ज़मींदार थे, इन ज़मींदार्स को क्या करना था, एक फ़िक्स अमाउंट जो था वो ब्रिटिशर्स को पे करना था ऑन अ फिक्स डेट। तो मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ज़मींदार। तो एज एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में भी, तो सपोज़ करो जैसे मान लो बंगाल का एक मान लो बड़ा विलेज है अलीगढ़, तो अलीगढ़ में उन्होंने कुछ ज़मींदार्स को क्या किया, लगा दिया कि आप 2-3 ज़मींदार हो और यहाँ पे जितने भी 10-15 हज़ार लोग रहते हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करो। रेवेन्यू कितना कलेक्ट करो, उन्होंने बोला 1 तारीख को मान लो सपोज़ मुझे 1 लाख रेवेन्यू चाहिए, तो ज़मींदार का काम है 1 लाख रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को देना ऑन अ फिक्स डेट। अब वो कैसे देना है, ये सारी जिम्मेदारी ज़मींदार की है, इससे ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिशर्स को इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि अगर फर्टिलिटी सॉइल की डिग्रेड हुई है या फिर कोई फेमाइन आया है, कोई ड्रॉट आया है, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आया, फार्मर्स के ऊपर। अब ब्रिटिशर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ज़मींदार को भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ज़मींदार को भी क्या करना है, ज़मींदार को भी सिर्फ अपने पैसे लेने हैं, और ज़मींदार को तो बस 1 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को देने हैं, और ऊपर से वो हो सकता है ज़्यादा पैसे भी कमाए। तो हुआ क्या बच्चों, अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया हमारे फार्मर्स का। ओके, अब बच्चों था क्या कि ज़मींदार ज़्यादा पैसे बनाने के लिए क्या करते थे, ज़्यादा पैसे लेने लगे किसानों से, और जितना बच्चों अमाउंट कंपनी को वो लोग देते थे, या जितना फ़ायदा कंपनी को नहीं हो रहा था और जो हमारे पीजेंट्स थे उनको नहीं हो रहा था, उससे ज़्यादा जो फ़ायदा था वो किसको मिल रहा था, वो ज़मींदार को मिल रहा था। तो ये ज़मींदारी सिस्टम सबसे गंदा था। किसानों का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किस में हुआ, ज़मींदारी सिस्टम में हुआ या फिर परमानेंट सेटलमेंट में हुआ। और इवन दो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ बच्चों कि जो हमारे फार्मर्स थे वो जब वो कैश में अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो उनको क्या करना पड़ा, अपनी जो भी उनके पास लैंड था स्मॉल फार्मर्स को वो लैंड सेल करना पड़ा, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या थे, वो लैंडलेस लेबर बन गए। और लैंडलेस लेबर बनने के बाद उनकी जो कंडीशन थी वो और ख़राब हो गई। या फिर क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ लैंड का। फ्रेगमेंटेशन मतलब मान लो अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा खेत है तो उसने अपने खेत के टुकड़े बेच दिए, किसके लिए, रेवेन्यू चुकाने के लिए। तो जहाँ एक बहुत बड़े खेत का एक मालिक था वहाँ पर 10 मालिक हो गए, तो ये क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया लैंड का। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें जो थी वो परमानेंट सेटलमेंट के बाद देखने को मिलती हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये था कि ज़मींदार जो थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे। उसके बाद क्या था, वो लोग फिक्स जो अमाउंट था वो ब्रिटिशर्स को फिक्स रेट पर दे दिया करते थे। ब्रिटिशर्स को कोई भागा भागी इस चक्कर में करनी नहीं पड़ती थी। ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी था कि कुछ ज़मींदारों के साथ डील कर लो। अदरवाइज़ ब्रिटिशर्स को किसके साथ डील करना पड़ता, ब्रिटिशर्स को डील करना पड़ता बहुत सारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके साथ। तो ब्रिटिशर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी डील थी। तो ये एडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेजेस क्या थी बच्चों, डिसएडवांटेजेस ये थी कि जो ज़मींदार थे वो इल ट्रीटमेंट करते थे फार्मर्स के साथ। ओके, और क्या डिसएडवांटेजेस थी, और डिसएडवांटेजेस ये थी जो स्मॉल फार्मर्स थे उनका जो लैंड था वो उनके हाथों से लैंड चला गया था। ओके, क्योंकि उनको वो बेचना पड़ा था। और क्या डिसएडवांटेजेस थे, और डिसएडवांटेज ये थे कि लोग जो जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे वो मजबूर थे एज लैंडलेस लेबर बनने के लिए। तो बच्चों जहाँ जहाँ ये हमारा क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था, लाइक बिहार, लाइक बंगाल, लाइक झारखंड, उड़ीसा, बच्चों वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स जो थे वो क्या बन गए, लैंडलेस लेबर बन गए। ओके, बाकी आगे रैयतवारी और महलवारी सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।